हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये है हिंदी के क्षितिज का और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जीवन शैली मतलब जीने का एक ढंग। वर्चस्व मतलब वो अपना अधिकार जमा रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। जीवन दर्शन मतलब जिंदगी को देखने का तरीका। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। भोग मतलब कि आप उसको कंज्यूम करें, आप उसको उपयोग में लाएं। आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख का असल मतलब बदल गया है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता मतलब आराम की सामान है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। बहुविज्ञापित का मतलब है कि जिसका बहुत ज्यादा विज्ञापन होता हो। तो ऐसी चीजें जिसका बहुत सारा एडवर्टीजमेंट किया जाए और बहुविज्ञापित हो। और कीमती ब्रांड, आजकल लोग ब्रांड का ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप के सामान और भी बाकी चीजें। चमत्कृत मतलब आपको चकाचौंध कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्स से आपकी रक्षा करता है। यहाँ जर्स का मतलब किसी एक बैक्टीरिया से है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन। सिने स्टार्स मतलब जो फिल्मों में काम करते हैं उनका।
सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत का अर्थ है कि जो किसी संपन्न घर से आते हैं, ऐसी महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। प्रतिष्ठा मतलब अपने मान सम्मान को दिखाता है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान मतलब कपड़ों की। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। ट्रेंडी मतलब जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। उससे यदि यही काम लेना हो तो 4-5 सौ में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, पर एक कीमत पर। अनंत विश्राम का मतलब कि आप एक बहुत ही लंबे विश्राम पर जा रहे हैं, जो कि इस यहाँ पर लेखक ने उसको मरने के बाद की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वो भारत भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यानी कि प्रतिष्ठा करने के अनेक रूप हैं, चाहे वो हास्यास्पद, उसमें हंसी ही क्यों ना आ जाए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। विशिष्ट जन मतलब स्पेशल लोगों का, और सामान्य जन मतलब आम आदमी लोगों के लिए। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंत पहले के टाइम में होते थे, जो कि राजा के खास होते थे। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अस्मिता मतलब होता है कि उसका मान। हम लोग सांस्कृतिक मान मान और सम्मान की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसका अवमूल्यन हुआ है, उसका मूल्य घट गया है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। आस्थाएं जो हैं वो भी कम हो गई हैं। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता मतलब बुद्धि की दासीनता। हम बुद्धि के दास बनते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। उपनिवेश मतलब किसी देश के बाहर बाहर का राज्य, लेकिन उस पर हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण मतलब कॉपी करना, किसी को देख के उसके जैसा नकल करना। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान बनाते जा रहे हैं। प्रतिमान मतलब उसके आइडॉल बनाते जा रहे हैं, उसकी निशानी बनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म मतलब नकली, नकली आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्न भ्रमित हो रहे हैं। मतलब हम अपनी दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित मतलब कोई उसको दूसरा और उसको चला रहा है, निर्देशन दे रहा है।
हम उसको निर्देशन नहीं दे रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, मतलब वो बर्बाद हो रहे हैं, अपव्यय। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। कूड़ा खाद्य मतलब कि वो अ, अच्छे खाने की चीजें नहीं हैं, खराब खाने की चीजें हैं। समाज में वर्गों की दरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश मतलब गुस्सा। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य तो हो ही रहा है, उस पर लोग हंस रहे हैं। हास्य हो रहा है मतलब उस पर लोग हंस रहे हैं। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्षणों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि मतलब झूठे संतोष से हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, मतलब हमारा सारा फोकस हमारे अपने ऊपर है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये छोटा सा अध्याय था। अब हम इसके तरफ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? और इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? और इसका उत्तर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहा है, पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण कर रहा है। आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्न भ्रमित हो रहे हैं। तीसरा, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य हो रहा है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। चौथा, आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला वाक्य है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका भाव है, आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है जो विज्ञापन से प्रभावित हो रहा है। आज लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका मकसद समाज में अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को कायम करना है। उदाहरण के लिए, पहले केवल तेल साबुन तथा क्रीम से हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज प्रतिष्ठा बढ़ाने की होड़ में लोग सबसे कीमती साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका अर्थ है, उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया है, परंतु आज सुख सुविधा का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बन गया है। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित बनाने के लिए लोग कभी-कभी हंसी के पात्र बन जाते हैं। यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले लोग अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास, मन चाहे फूल लगवाने के लिए पैसे देते हैं। भारत में भी ये संभव हो सकता है। ऐसी उपभोक्तावादी इच्छा हास्यास्पद ही है। पांचवा, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो,
लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? इसका उत्तर होगा, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। आज विज्ञापन का संबंध केवल सुख सुविधा से नहीं है, बल्कि समाज में अपने प्रतिष्ठा की साख को कायम रखना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यही कारण है कि जब भी टीवी पर किसी नई वस्तु का विज्ञापन आता है, तो लोग उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। छठा, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन केवल उस वस्तु को लुभाने का प्रयास करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अच्छी किस्म की वस्तु का विज्ञापन साधारण होता है। सातवां, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग ने इसी कथ्य को स्वीकार किया है। ज्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन, उत्पाद के प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर प्रभावित होते हैं। दिखावे की इस संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। यह संस्कृति मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। आठवां, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। अब देखते हैं भाषा अध्ययन। यहाँ हम क्रिया विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो एक वाक्य है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो इस वाक्य में जो बदल रहा है ये क्रिया है, और क्रिया कैसे हो रही है? वो धीरे धीरे हो रही है। तो फिर यहाँ जो धीरे धीरे है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विश्लेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वो शब्द क्रिया विश्लेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। आप खुद भी छांट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 वाक्य दिए हुए हैं। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तो उपभोक्तावादी समाज की झलक है, लेकिन कैसी है वो? छोटी सी। तो ये जो छोटी सी है ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। आप उसे ठीक तरह से चला भी न सकें। चलाना जो है ये क्रिया है, और किस तरह से चला रहे हैं? ठीक तरह से। तो ये उसका क्रिया विशेषण हो गया। हमारा समाज भी अन्य निर्देशित होता जा रहा है। तो अन्य निर्देशित निर्देशित करना ये जो क्रिया है, लेकिन वो होता जा रहा है, हमारा समाज भी होता जा रहा है, इसलिए वो होता जा रहा है जो है क्रिया विशेषण है। लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो जो लुभाने की कोशिश है ये तो हमारा क्रिया हो गया, और किस कब तक लगी रहती है? निरंतर लगी रहती है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। बदलाव जो है वो क्रिया है, और कैसा बदलाव आया है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जो है क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो जैसे पहले धीरे धीरे ले लेते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आया है। एक वाक्य हो गया जिसमें हमने धीरे धीरे का उपयोग किया। इतनी जोर से मत शोर करो। तीसरा है लगातार। बच्चे शाम से लगातार खेल रहे हैं। फिर है हमेशा। वो हमेशा चुप रहता है। इसके बाद है आजकल। आजकल बहुत बारिश हो रही है। अगला अगला शब्द है कम। ये खाना राजीव के लिए कम है। उसके बाद का शब्द है ज्यादा। ज्यादा क्रोध करना
हानिकारक है। अगला शब्द है यहाँ। यहाँ मेरा घर है। उधर, उधर बच्चों का स्कूल है। बाहर, अभी बाहर जाना मना है। इस तरह से आप कितने भी वाक्य बना सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। जैसे वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो इसमें क्रिया क्या है? बारिश का होना। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? निरंतर, हमेशा बारिश हो रही है। तो यह क्रिया विशेषण हो गया निरंतर। और पूरे जो कार्य है, ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये कल रात से हो रही है बारिश। तो यहाँ विशेषण हो गया कल रात। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें कार्य जो है वो है आम को देखना। बच्चे लोग देख रहे हैं आम को, तो आम को देखना जो है वो कार्य है। और कार्य की विशेषता कौन बता रहा है? कि बच्चों को मुंह में पानी आ गया। पेड़ पर लगे आम को देखकर, देखने के बाद बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो ये क्रिया विशेषण हो गया मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी। और ये पूरे वाक्य में विशेष क्या चीज है? पके आम। क्योंकि पके आमों को देखकर उन बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो विशेषण हो गया पके आम और क्रिया विशेषण हो गया मुंह में पानी। उसी तरह अगला वाक्य है, रसोई घर में आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो यहाँ कार्य क्या है? कि हल्की सी खुशबू आ रही है। और खुशबू आने से क्या हो रहा है? भूख लग रही है। तो भूख जो है वो क्रिया का विशेषण हो गया। और पूरे वाक्य का विशेषण क्या हो गया? वो खुशबू है। उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहाँ कार्य हो रहा है खाने का, खाओ। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि भूख, जितनी भूख है उतनी ही खाओ। तो क्रिया विशेषण हो गया भूख और विशेषण हो गया उतना ही खाओ। उतना, जितना, ये सारे विशेषण के शब्द हैं। उसी तरह अगला वाक्य है, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इस वाक्य में जो आजकल है, ये बाजार के भरने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया और क्रिया विशेषण हो गया आजकल। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य का विशेषण और क्रिया विशेषण अलग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।